लिए थे। आगे चलते हैं। विंडो फंक्शंस की बात करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा दिए थे। ठीक है। विंडो फंक्शंस देखेंगे। विंडो फंक्शन में कुछ पढ़ाया था। चलो, जब तक इसमें देखो कॉलम्स आपके 1 2 3 4 5 हो गए। एक्सपीरियंस कॉलम को रीनेम करके ईएक्सपी कर लो। करो। एक्सपीरियंस कॉलम को रीनेम करके ईएक्सपी करना है। छोटा नाम हो जाएगा। कौन सी कमांड यूज करोगे। अपडेट कमांड। करके दिखाओ जरा अपडेट से कैसे होगा। जब कॉलम को रीनेम करना हो तो ऑल्टर कमांड यूज होती है, अपडेट थोड़ा ना होती है। ऑल्टर कमांड, उसके बाद आगे क्या लिखोगे। चलो करो, करके दिखाओ। अपडेट से नहीं होगा, ऑल्टर से ही होगा, है ना। हो गया। ऑल्टर टेबल ईएमपी। रीनेम कॉलम एक्सपीरियंस टू ईएक्सपी। चलिए, तो विंडो फंक्शंस जो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका पास मैकबुक है या लिनक्स है उनके पर नहीं चलेंगे ये। टॉपिक का नाम विंडो फंक्शंस है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से कोई मतलब नहीं है। मैकबुक पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर विंडो का जो साइंस है वो एक फ्रेम से है, एक खिड़की से है, एक पोर्शन से है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस टेबल पर विंडो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जनरली हम अगर विंडो क्रिएट करना चाहें बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट की एक विंडो बन जाएगी। ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक विंडो में आ जाएंगे। ये वाले रिकॉर्ड एक विंडो में आ जाएंगे। और ये वाले रिकॉर्ड एक विंडो में आ जाएंगे। तो विंडो का मतलब है कि वो रिकॉर्ड्स जो कहीं कुछ सिमिलरिटी रख रहे हैं, हम बताएंगे कैसे रखनी है सिमिलरिटी, उनको एक जगह पर पैक कर देना। और उस जगह को क्या बोल रहे हैं, विंडो नाम दे रहे हैं। फिर आप जो भी ऑपरेशन आप करेंगे वो इंडिविजुअल विंडो पर आप करेंगे। कैसे पहचान होती है विंडो फंक्शन की, उसकी बात करते हैं। तो पहला विंडो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रो अंडरस्कोर नंबर। ये फंक्शन क्या करता है, हर रो के लिए एक इंटीजर नंबर असाइन कर देता है। इट इज लाइक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी टेबल में सीरियल नंबर नहीं है, तो मुझे सीरियल नंबर चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंक्रीमेंटेड बाई 1। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे कर। तो जो रो नंबर फंक्शन है, ये आपकी टेबल में हर रो के लिए एक इंटीजर नंबर असाइन करके आ जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा करने से टेबल में कोई चेंज नहीं होता है। जो आप रिजल्ट देखेंगे सिर्फ उस रिजल्ट में ऐसा होगा, एक्चुअल टेबल में कोई भी चेंज हमारा नहीं होता, क्योंकि सेलेक्ट कमांड से
जो भी हम करते हैं वो आउटपुट में दिखाई देता है, टेबल में वो चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो अब रो नंबर फंक्शन, सर ये कैसे पता करें कि ये एग्रीगेट फंक्शन है या विंडो फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है? तो जितने भी विंडो फंक्शन होते हैं उनके आगे ओवर क्लॉज लिखी जाती है, ओवर, और उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर। तो अगर किसी भी फंक्शन के आगे ओवर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि वो फंक्शन एक विंडो फंक्शन है। अगर ओवर क्लॉज नहीं लिखी है तो वो फंक्शन विंडो फंक्शन नहीं है। हो सकता है वो न्यूमेरिक हो सकता है वो स्ट्रिंग हो सकता है वो एग्रीगेट हो, या कोई भी और हो सकता है, लेकिन फिर वो विंडो फंक्शन आपका नहीं है। ठीक है, तो ओवर क्लॉज पहचान है किसी भी फंक्शन के आगे जिससे हम ये समझेंगे कि वो फंक्शन अब एक विंडो फंक्शन है। ठीक है, अब ओवर क्लॉज के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो ओवर क्लॉज के अंदर आप वो लिखते हैं जिससे आप विंडो क्रिएट कर पाए। तो ओवर क्लॉज में अगर आपने कुछ लिखा है तो वो जो लिखा जाएगा वो ये हेल्प करेगा बताने में रो नंबर फंक्शन को कि आपकी टेबल में विंडो किस तरीके से बनाई जाएगी। और अगर मैंने ओवर फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है पूरी टेबल को सिंगल विंडो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि जो पूरी की पूरी टेबल है इसको सिंगल विंडो कंसीडर किया जाएगा। तो अभी मैं ओवर फंक्शन में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरी पूरी टेबल है ये एक सिंगल विंडो कंसीडर होगी, और इस विंडो के अंदर फिर आपके रो नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके आगे क्या लिखेंगे? उसके आगे लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम। सेलेक्ट कमांड है तो फ्रॉम टेबल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। एंटर कर दिया। तो अब पूरी टेबल को मैंने क्या माना? विंडो माना। और जब पूरी टेबल को मैंने विंडो माना तो उस विंडो के अंदर रो नंबर ने हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया। अब जो रो नंबर जनरेट हुआ है ये हमारा कॉलम का नाम यही बन गया। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं एक एल से इसको असाइन कर देता हूँ एज RN, रो नंबर, ऐसे कर। अब अगर हम चाहते हैं कि सर जो रो नंबर आपने हर रो के लिए विंडो के अंदर असाइन किया है, क्या रो नंबर के साथ सेलेक्ट करते समय बाकी कॉलम नहीं आ सकते जो और पहले से थे? तो वो भी आ सकते हैं। तो वो कैसे आएंगे? तो सेलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा, इसका मतलब है सारे कॉलम आ जाएंगे और साथ में रो नंबर सेलेक्ट होकर एज RN आउटपुट में आ जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर जो रो नंबर है वो सबसे पहले दिखाई दे, कि सीरियल नंबर, रो नंबर जनरली पहले हम देखना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, पहले रो नंबर का कॉलम दिखा देते हैं और उसके बाद कॉमा लगा के एस्ट्रिक दिखा देते हैं। जैसे ही आप ये चलाएंगे आपकी एरर आ जाएगी। तो अगर हम विंडो फंक्शन के साथ सारे कॉलम एस्ट्रिक लगाकर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले एस्ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद विंडो फंक्शन चलाएंगे। लेकिन अगर आप एस्ट्रिक की जगह पर इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका चल जाएगा। तो इस तरह से विंडो फंक्शन के साथ आप एस्ट्रिक से
सारे कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि पहले आपको एस्ट्रिक लगाकर सारे कॉलम्स स्पेसिफाई करने हैं, फिर कॉमा लगाकर विंडो फंक्शन अपना यूज करना है। और अगर आप पहले विंडो फंक्शन यूज करते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे टेबल के कॉलम्स, तो फिर इंडिविजुअल कॉलम के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, एस्ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है। अब बिफोर और फर्स्ट, जब कॉलम को ऐड करते हैं तो उस समय वाली कहानी होती है। हम कॉलम को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सेलेक्ट करते समय एक नया कॉलम देखना चाह रहे हैं। हमारी टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। टेबल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें कोई रो नंबर कॉलम ऐड नहीं हुआ है। नया कॉलम ऐड जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ आउटपुट में दिख रहा है। ठीक है। तो जो बिफोर और फर्स्ट का कॉन्सेप्ट था, वो तब इस्तेमाल होता है जब ऑल्टर कमांड से एक नया कॉलम टेबल में ऐड किया जाए। अब भले ही आप उसे सेलेक्ट करो या ना करो, बट टेबल में तो वो आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कमांड से रिजल्ट में नया कॉलम बनाने का है, टेबल में ऐड करने का नहीं है। चलो, हम इसके साथ एग्री हो जाते हैं। अब सर, ये जो रो नंबर असाइन हुए हैं, ये किस तरह से असाइन हुए हैं? ये कैसे पता चला कि इस रो को नंबर 1 देना है, इस रो को नंबर 2 देना है, इस रो को नंबर 3 देना है? ये कैसे पता चला? तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो प्राइमरी की के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपका रो नंबर असाइन हो गया। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरी टेबल में प्राइमरी की नहीं होती, तो फिर ये कैसे असाइन होते? तो आंसर आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर का मतलब होता है जितनी बार आप रन करेंगे उतनी बार अलग अलग नंबर असाइन हो सकते हैं रोज के लिए। ठीक है। तो जब आप रो नंबर को यूज करते हैं टेबल में रो नंबर जनरेट करने के लिए, तो आपके कॉलम में प्राइमरी की कॉलम अगर है तो उसके अकॉर्डिंग रो नंबर असाइन हो जाते हैं। और अगर आपकी टेबल में प्राइमरी की कॉलम नहीं है, तो ये जो बिहेवियर है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, जिसका मतलब ये है कि जितनी बार आप रन कराएंगे उतनी बार अलग अलग रो नंबर असाइन हर किसी रो को हो सकते हैं। अब हमारे पास एक तरीका है कि सर हम ये चाहते हैं कि ये जो रो नंबर आप असाइन कर रहे हैं, ये विंडो बना बना के असाइन करें। अभी आपने पूरी टेबल को एक विंडो बनाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर रिकॉर्ड एचआर डिपार्टमेंट का है, जैसे एक ये रहा, तो एक ये है 3, तो एचआर डिपार्टमेंट की एक अलग विंडो क्रिएट हो जाए और उसके अंदर उनका अपना सीरियल नंबर आ जाए 1 2 3। कोडिंग डिपार्टमेंट की अलग विंडो बन जाए और उसका अपना सीरियल नंबर 1 से शुरू हो, 1 2 एंड सो ऑन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कोडिंग के। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ओवर क्लॉज के अंदर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्टीशन बाई, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप विंडो बनाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ई डिपार्टमेंट। तो अब बिहाइंड द सीन क्या होगा? ओवर क्लॉज में आपने जिस कॉलम से अपनी टेबल का पार्टीशन करवाए हैं,
हर पार्टीशन को एक विंडो कहा जाएगा और हर विंडो के अंदर रो नंबर असाइन होंगे इंडिपेंडेंट। जितनी विंडो बनी, हर विंडो का रो नंबर 1 से अपना स्टार्ट होगा। देखो, तो सबसे पहले अकाउंट्स वाली आपकी आ गई, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं था। तो डिपार्टमेंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले ए, फिर सी, फिर एच, ऐसे करके लास्ट में जेड वाला डिपार्टमेंट आता। तो इस वाली विंडो में अपना रो नंबर आ गया 1 2। इस वाली विंडो का अपना रो नंबर हो गया, और इस वाली विंडो का अपना रो नंबर। तो जो विंडो फंक्शन होते हैं उसमें विंडो का मतलब यही है। एक विंडो ये हो गई। अब ये फंक्शन इस विंडो में इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब एक विंडो ये हो गई, और एक विंडो आपकी ये हो गई। तो रो नंबर फंक्शन जब इस विंडो पर आएगा तो इसको 1 2, फिर इस पर आएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखो, तो मैंने यहाँ पर पार्टीशन वाई नहीं लिखा है। और जब मैंने पार्टीशन वाई नहीं लिखा है, तो क्या करा इसने? होल टेबल एज सिंगल विंडो, होल टेबल एज सिंगल विंडो कंसीडर होगा। यानी कि पूरी की पूरी टेबल को एक ही विंडो मान लिया गया। और अब इस विंडो के अंदर रो नंबर फंक्शन काम कर रहा है। तो रो नंबर फंक्शन या जितने भी विंडो फंक्शन है, उनका नाम विंडो फंक्शन इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो टेबल पे काम नहीं करते, टेबल में जो विंडो होती हैं उन पे काम करते हैं। और अगर आपने पूरी टेबल पे एक ही विंडो बनाई हुई है, तो आपको फील आएगा कि वो टेबल पे काम कर रहा है, जबकि वो विंडो पे ही काम कर रहा है। और ये बात आपको तब ज्यादा समझ में आती है जब आप अपनी किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल में पार्टीशन कराते हैं। अब 3 विंडो यहाँ पर बन गई अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। हर विंडो पर ये फंक्शन अपना काम करने लगा। ठीक है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं। क्या? अगर आप इस विंडो को ध्यान से देखो, इस विंडो में 2 रोज आएंगी। अब ये कैसे इसने डिसाइड करा कि किस रो को नंबर 1 देना है और किस रो को नंबर 2 देना है? अगेन आपकी प्राइमरी की के अकॉर्डिंग दे दिया। इस विंडो में 3 रो आई, तो इस वाली रो को नंबर 1 क्यों मिला? इसको भी मिल सकता था, क्योंकि जो प्राइमरी की है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। इस बार हम क्या चाहते हैं? इस बार हम ये चाहते हैं हर विंडो में रो नंबर चले, और रो नंबर सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन किया जाए। विंडो के अंदर जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उसका नंबर 1 आना चाहिए। लाइक अगर मैं इस वाले विंडो का एग्जांपल लूं, इस विंडो में 3 रो आ रही हैं, जिनमें सैलरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सैलरी इसी की है। तो सर ये तो बाय डिफॉल्ट कोइंसिडेंस वाली बात है, सही सेट हो गया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। इस वाली विंडो में सर ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया, सही फिट हो गया। लेकिन सर इस वाले में नहीं। इस वाले में हम क्या चाहते हैं? ये नंबर 1 पे आए, ये नंबर हमारा 2 पर आए। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी विद इन विंडो जो रो नंबर असाइन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, हम डिसाइड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। पार्टीशन बाई के अंदर ही ओवर क्लॉज में आप यहाँ पर ऑर्डर बाई भी लगा सकते। ऑर्डर बाई ई सेल डिसेंडिंग। पार्टीशन करेंगे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर पार्टीशन के अंदर रोज का ऑर्डर सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। उसके बाद फिर रो नंबर अपना काम शुरू करेगा। देखो, अब इस वाली विंडो में नंबर 1 इसको मिला क्योंकि सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ रही है। और ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। बाई चांस वाली बात थी कि पहले ऐसा था, अब ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने ऐसा लिखा है कोड, है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने विंडो बनाई है उसमें एक्सपीरियंस के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा
रो नंबर असाइन होने चाहिए। क्या करेंगे चेंज इसमें? तो यहाँ पर ई सेल की जगह पर क्या लिख देंगे? एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि कई जगह पर एक्सपीरियंस कैसा है, सेम। तो अब नंबर कैसे अलग असाइन होगा हमारा? तो अगर जिस विंडो के अंदर आपने ऑर्डर लगाया है और ऑर्डर में वैल्यू सेम आ गई, तो फिर कौन सी रो पहले आएगी? प्राइमरी की के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया जाएगा। तो अगर आपका ऑर्डर वाइज से दो वैल्यू सेम आ रही हैं, तो फिर से उन रोज का ऑर्डर प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले इस विंडो को देखते हैं। तो इस विंडो में पहला नंबर इसको मिला क्योंकि एक्सपीरियंस इसका ज्यादा है। अब ये विंडो बनी, यहाँ पर देखो दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, 5 साल और 5 साल। फिर भी ये वाली रो पहले क्यों आई? क्योंकि प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ये हमारा पहले आ रही है। ठीक है। इस वाली विंडो में देखो, इस वाली विंडो में इन दोनों का एक्सपीरियंस 7 है। फिर भी इन दोनों में से डिसाइड हो गया कि पहले ये रो आएगी, क्योंकि प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर आपका ये है। तो इस तरह से हम ओवर क्लॉज के अंदर पहला है कुछ भी नहीं लिखते हैं। जब कुछ भी नहीं लिखते हैं तो होल विंडो सॉरी होल टेबल एज ए सिंगल विंडो कंसीडर होती है। दूसरा है हम ओवर के अंदर पार्टीशन वाई लिख सकते हैं। और अगर हम पार्टीशन वाई लिखते हैं तो हमारी टेबल में जो भी पार्टीशन का कॉलम आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग कई विंडो बन सकती हैं। ठीक है। फिर जो हमारा रो नंबर फंक्शन है, हर विंडो पर अलग अलग अपना नंबर असाइन करना शुरू करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद हर विंडो के अंदर रोज किस ऑर्डर में अरेंज होंगी, आप अगर ये नहीं बताते हैं तो प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। और अगर आपने रोज किस ऑर्डर में अरेंज होंगी विद इन विंडो आपने अगर ऑर्डर बताया, तो आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग अरेंज हमारी हो जाएंगी। और अगर उसमें कहीं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो फिर डिसीजन प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और अगर प्राइमरी की नहीं होती तो मैंने बताया कि ये बिहेवियर फिर हमारा अनडिफाइंड होता और ये कुछ भी हो सकता था रिजल्ट हमारा। ठीक है। अब जब हम पार्टीशन वाई और ऑर्डर वाई ओवर क्लॉज में लगाते हैं, तो क्या इनका क्रम बदल सकते हैं कि पहले ऑर्डर वाई लगा देते हैं उसके बाद पार्टीशन वाई लगा देते हैं? मैं कहा देखते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले लगा दिया ऑर्डर वाई, उसके बाद लगा दिया पार्टीशन वाई। पार्टीशन वाई ई डिपार्टमेंट, यानी कि ओवर क्लॉज के अंदर स्पेलिंग गलत हो गई वे तो, TRTI TIO है, पार्टीशन वाई। ठीक है। तो अब ये सही आया है। एक बार चेक कर लो स्पेलिंग सही लिखी है ना? अभी भी गलत है? ऑर्डर वाई एक्सपीरियंस डिसेंडिंग, पार्टीशन वाई ई डिपार्टमेंट, तो सही लिखी है ना? तो इसका मतलब पहले ऑर्डर वाई उसके बाद पार्टीशन। अच्छा, क्या मैं सिर्फ अकेला ऑर्डर वाई लगा सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ अकेला ऑर्डर वाई लगा सकता हूँ, पार्टीशन वाई ना लगाऊं? तो हमने कहा लॉजिकली सोचते हैं, अगर मैंने पार्टीशन वाई नहीं लगाया तो बताओ विंडो कैसे बनेगी फिर? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पार्टीशन वाई लगाने से विंडो कैसे क्रिएट होंगी हम वो डिसाइड करवाते हैं। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने पार्टीशन वाई लगाया ही नहीं, तो ये बताओ विंडो कैसे क्रिएट होंगी? होल टेबल को सिंगल विंडो मान लिया जाएगा। ठीक है। अब उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको लगा दो। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो यानी कि रो नंबर 1 किस रो को मिला होगा? जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब
इमेजिन करिए, मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल को सिंगल विंडो कंसीडर करना है, और मैं हर एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग रैंक देना चाहता हूँ। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उसकी रैंक 1 आ जाए, जिसकी सैलरी उससे कम है उसकी रैंक 2 आ जाए, एंड सो ऑन। कैसे करेंगे, करके दिखाओ। पूरी टेबल को सिंगल विंडो मुझे मानना है, और हर एम्प्लॉय को एक रैंक मुझे असाइन करनी है कि भाई आपकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपका नंबर 1 है, आपका नंबर 2 है, आपका नंबर 3 है। बताओ इस क्वेरी में क्या चेंज करें। एक्सपीरियंस की जगह क्या लगा दें, सिर्फ ई सेल लगा दें। यहाँ पर क्या सब कुछ सही है या कुछ सही नहीं हुआ है? आउटपुट आया है, आउटपुट में एरर नहीं है। आउटपुट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए और देखिए कि कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया इसमें। कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है जो नाराज हो गया होगा कि ये गलत डिसीजन है। हाँ, तो ये दोनों जो एम्प्लॉयज हैं यही नाराज हो रहे होंगे आपस में, कि जब दोनों की सैलरी 22,000 है तो दोनों की रैंक सेम आनी चाहिए फिर। अब इसने क्या करा, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग दे दिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। जब सोचकर देखो, अगर मैं एम्प्लॉय की जगह यूनिवर्सिटी की टेबल यहाँ पर बनवा देता, और यहाँ पर ये सैलरी की जगह स्टूडेंट के मार्क्स होते, और ये रोल नंबर होता, तो क्या आप ऐसे कहोगे कि दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम आए हैं तो जिसका रोल नंबर पहले आ रहा है वो उससे पहले आ गया पोजीशन में? ये तो गलत तरीका है आपका। तो यहाँ पर रोल नंबर कह रहा है कि फिर एक काम करो, आप मुझे छोड़ो और एक और विंडो फंक्शन आता है उसका इस्तेमाल करो। अगर आपने अपनी रो के लिए नंबर जनरेट ना करा कर, देखो रो नंबर का मतलब है यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस बेस पर हम हर रो के लिए एक नंबर जनरेट कर रहे हैं, अगर दो वैल्यू सेम हो तो उन दोनों रो का नंबर सेम जनरेट हो। जैसे आपने कहा मुझे रैंक लगानी है स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉय की सैलरी के अकॉर्डिंग, तो विंडो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और उसका नाम भी क्या रख दिया गया है, रैंक। तो रैंक नाम का ही एक फंक्शन है। रैंक फंक्शन और रो नंबर फंक्शन यही अलग अलग बिहेवियर रखते हैं। रैंक फंक्शन कह रहा है कि विंडो के अंदर मैं हर रो को एक नंबर असाइन करूंगा, लेकिन अगर आपने जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर असाइन करने को कहा है वहां पर दो वैल्यू सेम है, तो उनका नंबर भी सेम ही असाइन करूंगा मैं। देखो जहां 22-22 था, अब उनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी। इसको भी नंबर 4 मिला है और इसको भी नंबर 4 मिला है। अब कोई और समस्या? 5 गायब हो गया। अब रैंक फंक्शन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी, कि अगर दो वैल्यू सेम हैं हमारे ऑर्डर वाई के अकॉर्डिंग, तो वहां पर रैंक तो सेम जनरेट हो गई, लेकिन बिहाइंड द सीन हर नंबर का काउंटर बढ़ता जा रहा है, और जो नेक्स्ट रो आ रही है उसमें गैप बनकर हमारा आ रहा है। तो रैंक फंक्शन क्या करता है, अगर दो वैल्यू सेम आ रही हैं तो नेक्स्ट वैल्यू की रैंक जो आएगी वो गैप के बाद जो आनी थी वो दिखाएगा अकॉर्डिंग टू रो नंबर। यानी कि बिहाइंड द सीन ये रो नंबर पहले यूज करता है। तो इसने पहले 1 2 3 4 5 6 7 पहले इसने ये करा, फिर इसने ये देखा कि जिसके अकॉर्डिंग हमें ये लगाने को कहा गया है क्या वहां पर वैल्यू सेम है, जहां पर वैल्यू सेम है वहां पर सेम रैंक कर दी। उसके बाद एज इट इज रहने दिया, इसलिए आपको यहाँ पर 5 नजर नहीं आ। लेकिन सर हम तो ऐसा नहीं चाहते। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर तीसरा विंडो फंक्शन आता है जिसका नाम है टेंस रैंक। टेंस रैंक, टेंस रैंक कहता है मैं गैप मेंटेन नहीं करूंगा। अब देखो, तो ये फंक्शन, अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, उनके बेस पर उनकी पोजीशन मुझे बनानी है, तो बस एक लाइन लिखनी है
और सबकी पोजीशन जो एक्चुअल होनी चाहिए वो निकलकर बेस्ड ऑन मार्क्स आपकी आ जाएगी। अभी जो रिजल्ट आया है ये सिंगल विंडो पूरी टेबल बनकर आया है। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं, मुझे हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रैंक चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट में नंबर वन नंबर टू कौन है अलग, अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में नंबर वन नंबर टू कौन है वो अलग, तो कैसे करेंगे करके दिखाओ। मुझे रैंक जनरेट करनी है, टेंस रैंक वाली ही, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज करनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आना है, सिर्फ ऑर्डर वाइज से पहले क्या लगा देना है, पार्टीशन। पार्टीशन वाई ई डिपार्ट। दो का हो जाता। ठीक है। अब एक और, तीन फंक्शन हो गए, विंडो फंक्शन हमारा। ठीक है। तो विंडो फंक्शन का नाम विंडो फंक्शन क्यों है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टेबल पे नहीं चलते, टेबल के अंदर विंडो जो बनती हैं उन पे चलते हैं। और अगर एक ही विंडो बनी है तो आपको फील आएगा पूरी टेबल पे चल रहा है, जबकि वो टेबल पे नहीं चल रहा है, वो विंडो पे ही चल रहा है। ठीक है। चलो, चौथा फंक्शन है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए चौथे फंक्शन को समझाने के लिए थोड़ा काम आसान कर दिया मैंने, ओवर क्लॉज को एम्प्टी कर दिया। तो अगर मैं ओवर क्लॉज को एम्प्टी रख रहा हूं तो इसका मतलब पूरी टेबल को सिंगल विंडो मानकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अब अगला फंक्शन है हमारा, हमने लीड फंक्शन। चौथा फंक्शन आपका हो गया लीड फंक्शन। लीड माने क्या होता है, क्रिकेट के एग्जाम्पल में बढ़त बनाना। ठीक है। लीड का मतलब यही तो होता है, और क्या होता है। ठीक है। बहरहाल, अगर हम उसको छोड़ दें क्रिकेट को और सिर्फ माई सीक्वल के अंदर ही फोकस करें, तो लीड फंक्शन क्या करता है, आपसे एक कॉलम का नाम मांगता है। देखो अभी तक आपने जो तीन विंडो फंक्शन पढ़े, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक, ये तीनों फंक्शन आपसे कुछ मांगते नहीं है। लेकिन अब जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं लीड, ये कह रहा है मुझे कुछ चाहिए। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं देना था। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ देना है, क्या देना है, एक कॉलम का नाम। किस कॉलम का नाम, वो आपकी मर्जी है किस कॉलम का नाम देना चाहते हो। मान लो मैंने ई सेल दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक नया कॉलम जो लीड से जनरेट होगा उसमें, यहाँ पर ये ना आकर सैलरी पर हमने लीड लगाया है। तो इस वाली रो में, यानी पहली वाली रो में जो सैलरी है उसकी लीडिंग सैलरी कौन है, 25,000। तो ये जो 25,000 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इस वाली लो के लिए लीड फंक्शन चलेगा तो इसकी लीड वैल्यू कौन सी है, 22,000। तो 22,000 यहाँ आ जाएगा।
अब सर ये बताओ, फिर इस रो के लिए यहाँ पर क्या लिख कर आएगा? कि आगे तो कोई लीड वैल्यू है ही नहीं। इस तरह से आप अपने डेटा में लीड, और इसी तरह से एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है लैग। तो पहले लीड को कंप्लीट करते हैं। तो लीड फंक्शन आपका काम कर रहा है इस तरीके से। आखिरी वाली रो में कोई भी आपका नहीं था, तो उसने क्या दे दिया? नल दे। अब अगर मैं लीड 1 वैल्यू की ना लेकर लीड बाई 2 लेता हूं, तो अब बताओ, इस वाली रो में इसका लीड बाई 1 तो ये हो गया, लीड बाई 2 कौन हो गया? ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और इस वाली की लीड बाई 2 का मतलब हो गया ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20,000। और फिर ये बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? और यहाँ पर भी क्या आएगा? तो लीड फंक्शन के अंदर हम तीसरी वैल्यू डिफॉल्ट पास कर देते हैं। अगर हमें नल नहीं चाहिए, मान लो मुझे 0 चाहिए, तो अब जहां पर लीड वैल्यू नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन, तो नल की जगह पर अब जो आपने बताया है वो आपका आ जाएगा। तो दिस इज योर डिफॉल्ट वैल्यू। नल की जगह अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। जब आप इसे नहीं बता रहे हैं तो नल थी। अब जरूरी नहीं 0 बतानी है, आप अपने अकॉर्डिंग 10,000 रख लो, 5,000 रख लो, वो आपको डिसाइड करना है। तो लीड फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा लीड फंक्शन में कॉलम का नाम, दूसरा होता है लीड बाई, और तीसरा होता है डिफॉल्ट वैल्यू। जब आप ये दोनों चीजें पास नहीं करते हैं, तो लीड बाई की वैल्यू 1 होती है और डिफॉल्ट वैल्यू नल रहती है। तो इस तरह से लीड फंक्शन किसी कॉलम के साथ यूज किया जाता है, और उस कॉलम की जो लीडिंग वैल्यूज हैं उनको हमारा नए कॉलम में असाइन कर देता है। तो देखते हैं एक बार पहले लीड का जो एक और कॉम्बिनेशन है हमारा, लैग, उसको पढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं आपका आंसर देने की। तो मेरे पास जैसे लीड है ऐसे ही लैग नाम का फंक्शन है। लैग फंक्शन प्रीवियस वैल्यू को हमारा कैरी फॉरवर्ड कर देता है, प्रीवियस वैल्यू साथ में ले आएगा। तो अब इसकी प्रीवियस कुछ है नहीं, नल आ गई। इसकी प्रीवियस 32, इसकी प्रीवियस 25। सेम लैग में भी लैग बाई होता है, बाई डिफॉल्ट बाई की वैल्यू 1 है और डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो सेम इसमें भी चलेगा। चलो, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन फंक्शंस का यूज कहाँ होगा, लैग या लीड का। तो एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक हॉस्पिटल है। कोरोना का जब टाइम चल रहा था उस समय काफी अच्छा एग्जाम्पल बन जाता। अब कोई एक नॉर्मल हॉस्पिटल मान लेते हैं। यहाँ पर डेट है, ठीक है। ये आपके पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट आ रहे हैं। मान लो आपके
27 मई को पेशेंट आए 20, 28 मई को पेशेंट आए 16, 29 मई को पेशेंट आए 30। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ रही है। अब मैं क्या मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं एक चीज ये मेंटेन करना चाहता हूँ कि किसी भी दिन, मान लो आज हॉस्पिटल शुरू हुआ है हमारा, है ना, आज पहला दिन है। अब हमें ये पता करना है आज जितने भी पेशेंट्स आए हैं या जितने भी कोरोना वाले केसेस आए हैं, कल से उनमें कितना डिफरेंस है। अब कल की वैल्यू मेरे पास कहाँ है? कल की वैल्यू तो प्रीवियस रो में। तो हमने का एक काम करते हैं कि हम जब दो कॉलम में प्लस माइनस करने की सोचते हैं, तो सेम रो पर हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अलग अलग रो को प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैं इसके साथ इसका प्लस नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कोई संख्या है उसका प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लैग करके कोई या प्रीवियस करके एक कॉलम बना लिया, प्रीवियस डे पेशेंट्स। अब आज तो हॉस्पिटल आई है 27 तारीख, 20 पेशेंट आए हैं। कल कितने आए थे? कल, तो कल तो हॉस्पिटल था ही नहीं हमारे पास। अब 28 तारीख को कितने पेशेंट आए हैं? 16। 27 को कितने आए थे? तो वो ये कैसे आएगा? वो तो फिर लैग फंक्शन से आएगा, 20। अब 29 तारीख को 30 पेशेंट आए हैं, तो यहाँ 28 को कितने आए थे इसके बाजू में लिख दो, 16 आए थे। ऐसे करके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल लूंगा कि 20 माइनस नल, नल, क्योंकि नल पर प्लस माइनस करने का रिजल्ट नल ही आता है। 16 माइनस 20 या 20 माइनस 16, ऐसे कर देते हैं, 4। 4 पेशेंट बढ़ गए आप। 16 माइनस 30, 14, कम हो गए। तो ऐसे करके मुझे डेली पता रहेगा कि मेरे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल चलो मैंने हॉस्पिटल का ले लिया। अब एग्जाम्पल सेल्स का ले लो। बहुत सारी कंपनियां सेल कर रही हैं, तो डेट वाइज सेल हो रही है। तो आज सेल हुई इतने की। अब मुझे पता करना है कल से आपकी कम हुई कि ज्यादा हुई, तो कल की सेल भी तो मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरह से लैग फंक्शन का यूज करके इस काम को किया जा सकता है। ठीक है। बाकी हम, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि लैग फंक्शन और लीड फंक्शन जो चलते हैं, वो जनरली उस डेटा के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जहां पर डेट टाइम का कुछ ना कुछ हमारे पास फैक्टर चल रहा है, और हम कंपैरिजन करते हुए चलना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था और आज क्या चल रहा है। हम तीनों को कंपेयर करते हुए अपना कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पर लीड और लैग का यूज आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5 फंक्शन हो गए विंडो हमारे। ठीक है। रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, ये 3 फंक्शन हमसे कॉलम का नाम नहीं मांगते हैं। चौथा फंक्शन हो गया आपका लीड, पांचवा हो गया लैग। ये दोनों आपसे कॉलम का मांग क्यों? क्योंकि इनको अपने आप एक नंबर जनरेट नहीं करना है। इनको एक वैल्यू जो जनरेट करनी है वो किसी कॉलम से वैल्यू को लेकर इनको जनरेट करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये रो नंबर नहीं है, ये इस कॉलम की वैल्यू का ही कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पर किया गया। ठीक है। चलो सर, अब ये हमारा लैग और लीड ये वाली कहानी आ गई। अब एक और फंक्शन है हमारा, जिसका नाम है हमारा फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का मतलब, मान लीजिए आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा और आज मेरी जितनी सेल हुई, अब मैं आज की सेल को ही आगे की सारे दिन की सेल से कंपेयर करना चाहता हूँ, प्रीवियस डे या नेक्स्ट डे की नहीं। फर्स्ट डे जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो या हर महीने की पहली तारीख को मेरी जो सेल हुई है उससे पूरे महीने की सेल को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू नाम का एक विंडो फंक्शन है। ये क्या करता है, जिस कॉलम के साथ आप लगा रहे हो उस कॉलम में जो सबसे पहली वैल्यू है उस वैल्यू को ही हर वैल्यू के आगे लिख देगा। 32, 32, 32, 32। तो आप हर दिन पहली वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि आज मैं जो भी हूं और पहले दिन क्या था, उस दिन क्या था, तो वो डिफरेंस मुझे आसानी से यहाँ पर अब मिल जाएगा। ऐसे ही
फर्स्ट वैल्यू फंक्शन है तो एक और होना चाहिए, कौन सा? लास्ट वैल्यू। किसी भी महीने की लास्ट डे को जितनी सेल हुई थी, उस सेल का कंपैरिजन हम बाकी के 29 दिन के सेल से करना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ सिनेरियो में फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू फंक्शन का यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल में पहले स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए हैं, सबको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लिया। अब मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, उसके रेशो में बाकियों के कितने पीछे रह गए। तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हम आसानी से इस सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। चलो, अब जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे, एग्रीगेट फंक्शन को भी विंडो फंक्शन की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज, ये जो मैंने चार पांच फंक्शन आपको पढ़ाए थे, इन चार पांच फंक्शन को आप विंडो फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे और फिर रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा वो देख। तो पहले मैं ये लिख के दिखाता हूँ। सेलेक्ट सम ऑफ ई सेल फ्रॉम ईएमपी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सम फंक्शन को विंडो फंक्शन की तरह यूज करता हूँ। मैं लिखा यहाँ पर सेलेक्ट सम ऑफ ई सेल ओवर। ओवर लगाना पड़ेगा, बिना ओवर के तो चलेगा नहीं। ठीक है, ओवर। उसके बाद फ्रॉम ईएमपी कर दिया। तो अब क्या सेम रिजल्ट आएगा? हमने कहा नहीं। विंडो फंक्शन जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो विंडो वाइज करता है। आपने तो ओवर में कुछ लिखा नहीं है, तो पूरी टेबल विंडो बन गई। अब उस विंडो के अंदर हर रो के लिए प्रोड्यूस करता है। तो अब इसका मतलब जो सम आएगा वो हर रो के लिए लिख कर आएगा, सिंगल सम नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर साथ में मैं यहाँ पर एस्ट्रिक भी लगा दूं, ये देखो, ऐसे करके हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन को अगर यूज करते हैं विंडो फंक्शन के साथ तो कर सकते हैं। और अगर मैं पूरी टेबल को विंडो ना बनाकर डिपार्टमेंट वाइज इस फंक्शन का यूज करना चाहूँ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दूंगा, पार्टीशन वाइज। ई डिपार्टमेंट। अरे फैल, एक काम करो, सिर्फ इस फंक्शन को फैच कर लो और इसका नाम एज लगा दो। ठीक है, एज। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर सम। तो अकाउंट डिपार्टमेंट की जो विंडो बनी, उसका सम उसकी हर रो के साथ लिख गया। कोडिंग डिपार्टमेंट की जो विंडो बनी, उसका सम कोडिंग डिपार्टमेंट की हर रो के आगे लिख। अब इस तरह से जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है, सबको आप विंडो फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट विंडो फंक्शन में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो हमने विंडो फंक्शन से अपना नया कॉलम अभी सेलेक्ट करवाया है, चाहे ये वाला है, चाहे रैंक वाला, चाहे कोई सा भी है, क्या उसका इस्तेमाल हम किसी कंडीशन के लिए कर सकते हैं? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक सिनेरियो बनाता हूँ। पहले मुझसे ये कहा गया कि आप अपनी पूरी टेबल को सिंगल विंडो मानते हुए सारे एम्प्लॉय की रैंक असाइन कर दो सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने कर लो, कर देते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा टेंस अंडरस्कोर रैंक ओवर
ऑर्डर बाई ई सेल डिसेंडिंग एज, मान लो रैंक फ्रॉम ईएमपी। कहाँ गलत कर दिया? नहीं, वो तो एक नाम है, कुछ भी दे सकते हो। ये पाइथन का एक फंक्शन का नाम है, इसलिए इसे नहीं दे पाएंगे। है ना, आप इसका नाम मान लो एम्प्लॉय रैंक दे दो। तो जब आप कोई एलाइज देते हैं तो वो किसी माई सीक्वल के फंक्शन का नाम या कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब मुझसे कहा गया इस रिजल्ट में से मुझे जो तीसरे नंबर का पोजीशन पे एम्प्लॉय है उसका डेटा चाहिए बस। अभी जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में से जो तीसरी पोजीशन का एम्प्लॉय जिसकी रैंक थर्ड है, मुझे उसका डेटा चाहिए। कुल मिलाकर हमें ये सीखना है कि जो विंडो फंक्शन से हमारा एक नया कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं, क्या उसका इस्तेमाल सिर्फ देखने तक ही सीमित है? क्या उसका इस्तेमाल करके हम रिजल्ट में कुछ अपना मैनिपुलेशन या रिजल्ट को फर्दर कुछ फिल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो पहले वो अप्रोच फॉलो करते हैं जो हमें लगता है कि आसान होगी। ने ऐसे लिख दिया, एंटर लगा दिया। क्या लगाएं आगे? वेयर। वेयर क्या लिख दें? एम्प्लॉय रैंक इज इक्वल टू थर्ड। अब मैं एंटर करता हूं, देखते हैं क्या है। अननोन कॉलम एम्प्लॉय रैंक इन वेयर क्लॉज। चलो हैविंग का एग्जांपल लेते हैं। हैविंग एम्प्लॉय रैंक इक्वल टू थ्री। दोनों में एरर आई है। कैन नॉट यूज एलाइज एम्प्लॉय रैंक विद विंडो फंक्शन। ना तो वेयर के साथ चल रहा है और ना हैविंग के साथ चल रहा है, क्योंकि हमें सीखना है विंडो फंक्शन से जो हमने अपना कॉलम जनरेट कराया है सेलेक्ट क्वेरी में। अब उसका इस्तेमाल उस क्वेरी में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम विंडो फंक्शन की क्वेरी को एक सब क्वेरी की तरह यूज करें, ये एक सब क्वेरी की तरह यूज करें जिसमें विंडो फंक्शन लगा हुआ है, और ये सब क्वेरी से पहले हमारी एक क्वेरी और चल रही है, तो इस वाली क्वेरी में विंडो फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से विंडो फंक्शन के साथ अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है तो विंडो फंक्शन वाली जो क्वेरी होनी चाहिए वो एक सब क्वेरी होनी चाहिए, और उसके पहले आपको एक और सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। जो आउटर वाली सेलेक्ट क्वेरी है वो अपने अंदर वेयर का लगाकर या हैविंग, दोनों में से कोई भी लगाकर विंडो फंक्शन के कॉलम का यूज कर सकती है। क्या कहना चाह रहे हो? हमने कहा देखते हैं क्या कहना। पहले लिखा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के बाद मैंने क्या करना है? सब क्वेरी लिखनी है। और जो सब क्वेरी लिखनी है वो सब क्वेरी एक टेबल की तरह बिहेव करेगी इस वाली क्वेरी के लिए, क्योंकि फ्रॉम के आगे हम क्या लिखते हैं? टेबल का नाम। अब अगर हम टेबल के नाम की जगह पर नेस्टेड क्वेरी लिख दें, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा टेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाई ई सेल डिसेंडिंग एज एम्प्लॉय रैंक, नीचे लिख देते हैं एज एम्प्लॉय रैंक फ्रॉम ईएमपी। अब ये खत्म हो गई।
तो ये सब क्वेरी आपकी यहां से शुरू हुई, यहाँ खत्म हो गई। अब इस सब क्वेरी को एक अलाइज दे दो, यानी कि सब क्वेरी को एक अलाइज दे दो एज, कोई भी एक नाम दे दो, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने यहाँ पर सब क्वेरी, सब क्यू, कोई भी नाम दे दिया। वेयर, अब वेयर और हैविंग दोनों चलेगा। वेयर जो आपने एलाइज दिया था टेंस रैंक फंक्शन का, वो आप यूज कर सकते हो। वेयर एम्प्लॉय रैंक इज इक्वल टू 3। फिर सुनेंगे, विंडो फंक्शन जो भी आपका यूज किया गया है, उस विंडो फंक्शन का इस्तेमाल अगर आप वेयर कंडीशन या हैविंग, तो इसमें हैविंग भी चलेगा, दोनों चलेंगे। अब आप वेयर भी लगा सकते हो, हैविंग भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। तो विंडो फंक्शन की क्वेरी नेस्टेड क्वेरी होनी चाहिए, और जो उसकी आउटर क्वेरी है, वो आउटर क्वेरी विंडो फंक्शन का यूज कर सकती है कंडीशन लगाने के लिए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये आ गया यहाँ पर, हैविंग एम्प्लॉय रैंक इक्वल टू दिस। तो यहां से यहां तक अपने आप में क्या हो गई, नेस्टेड क्वेरी हो गई। नेस्टेड क्वेरी का नाम देना मैंडेटरी है। अगर मैं नेस्टेड क्वेरी का नाम नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगी, भले ही इसका यूज कहीं नहीं करा मैंने, ठीक है, लेकिन एक नाम देना जरूरी है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।